जरा सोचिए, आप पूरी तरह से अंधेरे और बर्फीले ठंडे पानी में डूबे हुए हैं। कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। शैडो स्लेव के चैप्टर 30 में हम सिर्फ इसकी कल्पना नहीं कर रहे हैं, बल्कि सनी के साथ इस भयानक सपने को जी रहे हैं। तो चलिए सीधे कहानी में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत किसी शांत माहौल से नहीं होती, बिल्कुल नहीं। सीधा एक्शन में, और वो भी क्या, अंधा और डूबता हुआ। चैप्टर हमें एक पल की भी मोहलत नहीं देता, सीधे उस खौफनाक एहसास में फेंक देता है। तो हम आ गए हैं पहले हिस्से में, अंधकार में डुबकी। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां रोशनी नहीं है और सारी इंद्रियां जवाब दे जाती हैं। ये वो पहला चरण है जहां से ये भयानक सपना शुरू होता है, जहां जिंदा रहने के लिए एक बेचैन करने वाली जद्दोजहद है। सोचिए जरा, ना कुछ दिखाई दे रहा है, ना कोई आवाज है, न ही आसमान में एक भी तारा। बस चारों तरफ ठंडा खारा पानी और एक ऐसा अंधेरा जो घुटन पैदा कर रहा हो। हमारा हीरो सनी एक ऐसे ही समंदर में फंसा है, और सबसे बड़ी बात, उसकी जो सबसे बड़ी ताकत थी, उसकी शैलो विजन, वो यहाँ बिल्कुल काम नहीं कर रही है। वो सचमुच में अंधा और बेबस है। लेकिन ऐसी हालत में भी घबराहट उस पर हावी नहीं होती, और यहीं पर कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। जब डर दिमाग पर कब्जा करने लगता है, तब प्रोफेसर जूलियस की ट्रेनिंग काम आती है। वो खुद को शांत करता है, पता लगाता है कि ऊपर किस तरफ है, और तैरना शुरू कर देता है। ये पल दिखाता है कि मुश्किल समय में तैयारी और अनुशासन की क्या कीमत होती है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है, शिकार शुरू होता है, और साफ है कि जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही सनी को लगता है कि उसने स्थिति पर थोड़ा काबू पा लिया है, उस काले पानी से एक और कहीं ज्यादा बड़ा खतरा सामने आ जाता है। और वो खतरा क्या है? पानी में सैकड़ों मीटर दूर एक तिकोना फिन, वो शार्क वाला फिन। बस इसी एक चीज से डर का माहौल बनना शुरू हो जाता है। सनी को यह एहसास होता है कि इस अंतहीन समंदर में वो अकेला नहीं है। और ये कोई छोटा मोटा फिन नहीं है, इसका साइज 5 मीटर। जी हाँ, सिर्फ वो फिन ही 5 मीटर ऊंचा है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुसीबत कितनी बड़ी है। और ठीक तभी सनी के दिमाग में ये खौफनाक सवाल आता है, अगर ये इतनी दूर है तो मुझे इतना साफ कैसे दिख रहा है? और जवाब दिल दहला देने वाला है। मतलब वो चीज, वो जीव बेहिसाब बड़ा है, और वो बहुत तेजी से उसी की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन डर के मारे वो जम नहीं जाता, वो हार नहीं मानता। वो अपनी शैडो एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, अपनी परछाई को हुक्म देता है कि वो उसके शरीर को ढक ले। इससे क्या होता है? उसकी तैरने की स्पीड डबल हो जाती है। वो अपनी पूरी ताकत से उसे एक उम्मीद की तरफ तैर रहा है, जो उसे दूर दिख रही है, पानी पर एक काली चट्टान। तो अब कहानी का क्लाइमैक्स आता है, गहराई के शिकारी। और यहाँ एक बहुत बड़ी सीख है, जिससे हम डरते हैं जरूरी नहीं कि वही असली खतरा हो। चलिए देखते हैं कि कैसे एक झटके में पूरी सिचुएशन ही पलट जाती है। सनी जैसे तैसे उस चट्टान पर चढ़ जाता है। उसे लगता है कि वो बच गया, लेकिन तभी पानी से वो भयानक जबड़े बाहर निकलते हैं, और उन जबड़ों में दांत, एक इंसान जितने बड़े बड़े दांत। वो मॉन्स्टर ठीक वही हैं, हमला करने के लिए तैयार। बचने का कोई रास्ता नहीं। और फिर अचानक कहानी पूरी तरह पलट जाती है। गहराई से एक विशालकाय टेंटैकल निकलता है और उस शार्क जैसे जीव को जकड़ लेता है। एक और शिकारी, जो पहले वाले से भी कहीं ज्यादा बड़ा और खौफनाक है, और वो सनी पर नहीं बल्कि उसका पीछा करने वाले पर हमला कर रहा है। और इसी पल सब कुछ साफ हो जाता है। वो मुझे खाने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो तो भागने की कोशिश कर रहा था। सोचिए, वो भयानक मॉन्स्टर जो सनी के पीछे पड़ा था, वो खुद शिकारी नहीं, शिकार था। वो सनी से नहीं बल्कि किसी और बड़ी चीज से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। अब हम आते हैं चैप्टर के आखिरी हिस्से पर, सितारों से खाली शून्य। एक नई और खतरनाक दुनिया में अकेलापन। तात्कालिक खतरा तो टल गया है, लेकिन अब क्या बचा है? सिर्फ खामोशी, ठंड और इस नई अनजान जगह की डरावनी हकीकत। तो अब सनी अपनी हालत का जायजा लेता है। लोकेशन एक अकेला 12 मीटर का पत्थर का प्लेटफॉर्म। माहौल बिना तारों वाले आसमान के नीचे एक काला समंदर। हालत भीगा हुआ, ठंड से कांपता हुआ और पूरी तरह से बिना कपड़ों के। मतलब साफ है, वो एक अनजान समंदर के बीचों बीच फंस चुका है। लेकिन वो पूरी तरह बेबस भी नहीं है। वो अपनी एक एबिलिटी, पपटियर के मेंटल को याद करता है।
और देखते ही देखते गहरे भूरे रंग के कपड़े और लेदर के बूट्स उसके शरीर पर आ जाते हैं, जो उसे गर्मी और थोड़ी सुरक्षा देते हैं। ये एक छोटी सी चीज है, लेकिन इस वीरान जगह पर ये याद दिलाने के लिए काफी है कि उसके पास अब भी कुछ ताकतें बची हैं। अब उस घुटन भरे अंधेरे में घंटे बीतते जाते हैं और करने को कुछ नहीं है सिवाय इंतजार करने और सोचने के। मन में बस एक ही सवाल है, इस बिना सितारों वाले शून्य के काले पानी से अब और कौन-कौन से नए खतरे निकल कर आएंगे। और फिर आखिरकार कुछ बदलता है। दूर आसमान में एक पीले सूरज की हल्की सी झलक दिखती है। एक नया दिन आ चुका था। ये एक नई शुरुआत का संकेत तो है, लेकिन एक ऐसी दुनिया में जहां 5 मीटर की शाख भी किसी और का शिकार बन जाती है, ये सोचना भी डरावना है कि ये नई सुबह अपने साथ कौन-कौन से नए और बड़े खौफ लेकर आएगी। शैडो स्लेव के इस खास विश्लेषण में सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे चैप्टर 31 की, जहां एक सुबह कुदरत के सारे नियम टूट जाते हैं। एक पूरा का पूरा समंदर आंखों के सामने से गायब हो जाता है और एक ऐसा राज खुलता है जो सच में जमीन और आसमान के पैमाने को ही बदल के रख देता है। तो चलिए सीधे कहानी के उस पल में चलते हैं जो दिल दहला देता है। सोचिए, एक अंधेरे खतरनाक समुंदर का किनारा और फिर अचानक वो समुंदर ही न रहे तो? यही वो एक सवाल है जिस पर यह पूरा अविश्वसनीय चैप्टर टिका है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक सुबह से, लेकिन हमारा हीरो सनी कुछ ऐसा देखता है जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। मतलब ये एक ऐसी घटना थी जो फिजिक्स के हर नियम, हर लॉजिक को सीधी चुनौती दे रही थी। देखिए, सब कुछ बहुत धीरे धीरे शुरू हुआ। सनी को बस इतना महसूस हुआ कि पानी का लेवल शायद कम हो रहा है। पहले तो लगा कि शायद आंखों का धोखा है, लेकिन नहीं, ये सच था। वो विशाल काला समंदर सचमुच पीछे हट रहा था। और फिर जो चीज धीमी लग रही थी, उसने अचानक एक भयानक रफ्तार पकड़ ली। पानी किनारे से ऐसे दूर भाग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत उसे खींच रही हो। हर पल के साथ उसकी रफ्तार और तेज होती जा रही थी। और फिर सिर्फ आधे घंटे के अंदर एक ऐसा सच सामने था जिस पर यकीन करना नामुमकिन था। वहां अब कोई समंदर नहीं था। वो पूरी तरह से गायब हो चुका था और पीछे छोड़ गया था एक गीला, खाली और बेहद डरावना मैदान। और इस बदलाव का जो स्केल था वो दिमाग घुमा देने वाला था। सनी जिस जगह पर खड़ा था वो अब कोई छोटा मोटा टापू नहीं था, बल्कि एक 100 मीटर ऊंची चट्टान का किनारा बन चुका था। नीचे एक अथाह और भयानक खाई थी। अच्छा, अब जब समुद्र जा चुका था तो सवाल ये था कि नीचे आखिर है क्या? जाहिर है इस सवाल का जवाब जानना जरूरी था। तो सनी ने बहुत सावधानी के साथ इस नई अजीब दुनिया को एक्सप्लोर करने का फैसला किया। और नीचे जो था वो था एक स्कारलेट फॉरेस्ट। पर ये कोई पेड़ों का जंगल नहीं था। ये खून के रंग की मूंगे जैसी दिखने वाली नुकीली चट्टानों की एक विशाल और डरावनी भूल भुलैया थी जो मीलों तक फैली हुई थी। तो अब सवाल ये था कि इतनी खतरनाक जगह को सेफ्टी के साथ कैसे एक्सप्लोर किया जाए। यहां सनी ने अपने खास पावर का इस्तेमाल किया। वो अपनी परछाई को, समझ लीजिए, एक ड्रोन की तरह इस्तेमाल कर सकता है। तो उसने परछाई को शरीर से अलग किया, उसे चट्टान से नीचे भेजा और खुद ऊपर सेफ रहते हुए सब कुछ देखने लगा। काफी स्मार्ट मूव है ना? और परछाई ने उस भूल भुलैया में जो पहली चीज देखी, उसने सच में खून जमा दिया। वो मंजर किसी दावत जैसा नहीं, बल्कि कत्लेआम जैसा था जो उस नई दुनिया की असली हकीकत को सामने ला रहा था। पिछली रात वाला वो विशाल शार्क जैसा मॉन्स्टर याद है जिसने सनी पर हमला किया था? वो अब वहां मरा पड़ा था। लेकिन ये कोई नॉर्मल मौत नहीं थी। उसके शरीर को किसी ने बेरहमी से बीच से 2 हिस्सों में फाड़ दिया था। सोचिए, किस चीज में इतनी ताकत होगी? और उस लाश को खाने वाले कोई 1 या 2 नहीं थे, बल्कि सैकड़ों की तादाद में नए भयानक जीव उस पर टूट पड़े थे। ये एक दावत नहीं, बल्कि एक खौफनाक मंजर था जहां हर कोई अपना हिस्सा नोच रहा था। चलिए इन मॉन्स्टर्स को जरा गौर से देखते हैं। करीब 2.5 मीटर ऊंचे इनका शरीर एक भयानक केकड़े और एक सेंटोर का अजीब सा मिक्सचर था। मोटी कवच वाली खाल, हंसिए जैसे नुकीले पैर और 2 बड़े बड़े पंजे जो किसी को भी कुचल सकते थे। सच में ये किसी बुरे सपने से निकले हुए जीव लग रहे थे। सनी के मन में आया ये ख्याल उस सिचुएशन के खौफ को एकदम सही बताता है। जब आपके सामने सैकड़ों ऐसे ताकतवर और भूखे राक्षस हों
तो बचने के बारे में सोचना भी बेकार है। ये ताकत का एक बेहद डरावना प्रदर्शन था। लेकिन ये राक्षस जितने भी भयानक थे, इस जगह का सबसे बड़ा राज नहीं थे। एक और खोज होनी अभी बाकी थी। एक ऐसी खोज जो उस जगह की पूरी हकीकत को हमेशा के लिए बदल कर रख देने वाली थी। जैसे ही सनी की परछाई ने उस चट्टान को ध्यान से देखा जिस पर वो खुद खड़ा था, उसे कुछ अजीब लगा। चट्टान का जो शेप था वो नेचुरल नहीं लग रहा था। उसे लगा, क्या ये एक उंगली है? पत्थर की बनी एक विशाल उंगली? और फिर धीरे धीरे तस्वीर और साफ होती गई। एक पूरा हाथ, और उस हाथ में क्या वो एक तलवार का हैंडल है? ये कैसे हो सकता है? चट्टानें भला ऐसे शेप की कैसे हो सकती हैं? कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ थी। और फिर वो सच सामने आया जो दिमाग को सुन्न कर देने वाला था। वो चट्टान कोई नेचुरल चट्टान थी ही नहीं, वो एक मूर्ति थी। इंसानों के हाथ से बनी एक विशाल, अकल्पनीय मूर्ति। और ये कोई ऐसी वैसी मूर्ति नहीं थी। ये एक बिना सिर वाले योद्धा की कम से कम 200 मीटर ऊंची मूर्ति थी। मतलब किसी स्काईस्क्रेपर से भी ज्यादा ऊंची। उसके कवच पर 7 सितारे बने थे और उसने एक बहुत बड़ी तलवार नीचे की तरफ तान रखी थी। पर सबसे हैरान करने वाली बात, इसका सिर गायब था। आप जरा कहानी के सबसे खौफनाक मोड़ पर ध्यान दीजिए। वो गोल प्लेटफॉर्म जिसे सनी अब तक अपना सेफ हाउस समझ रहा था, वो असल में उस विशाल मूर्ति की कटी हुई गर्दन का सपाट ऊपरी हिस्सा था, जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया हो। जैसे जैसे दिन ढलने लगा, ये साफ हो गया कि ये सब एक साइकिल का हिस्सा है। जो सुबह हुआ था, अब ठीक उसका उल्टा होने वाला था। अब वक्त था समंदर की प्रलयंकारी वापसी का। सूरज डूबते ही नीचे गहराई से एक बहरा कर देने वाली दहाड़ गूंजी। कुछ ही मिनट में काले पानी की धाराएं दिखने लगी और देखते ही देखते एक प्रलय ने पूरी भूल भुलैया और उन सारे राक्षसों को निगल लिया। 1 घंटे के अंदर सब कुछ वापस वैसा ही हो गया जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। तो सब कुछ वापस अपनी जगह पर आ गया। समंदर लौट आया और वो खौफनाक राक्षस अंधेरे में गायब हो गए। लेकिन एक सवाल अब भी हवा में तैर रहा है, जो शायद इस पूरी जगह का सबसे बड़ा राज है। उस विशालकाय मूर्ति का सिर आखिर किसने तोड़ा? इसी सवाल के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। सोचने के लिए बहुत कुछ है ना? नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सवाल की कि जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो एक इंसान क्या चुनता है। आज हम शैडो स्लेव के चैप्टर 32 मेकिंग अ चॉइस में इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे। और यकीन मानिए, ये कहानी का वो मोड़ है जहां से सब कुछ बदलने वाला है। तो चलिए सीधे कहानी के दिल में उतरते हैं। जरा सोचिए, कोई ऐसी जगह फंसा है जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। पेट में भूख की आग जल रही है। ऐसे में क्या चुना जाए? एक धीमी पक्की मौत, या फिर उम्मीद की एक ऐसी किरण जो शायद मौत के मुंह में ही ले जाए? यही वो कश्मकश है जिससे हमारा हीरो सनी जूझ रहा है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां उम्मीद लगभग मर चुकी है। सनी एक बहुत बड़ी सिरकटी मूर्ति के ऊपर अकेला बेबस फंसा है। भूख और प्यास ने उसे एकदम तोड़कर रख दिया है और हर गुजरता हुआ पल उसे मौत के और करीब ले जा रहा है। और फिर ठीक उसी वक्त जब अंधेरा सबसे घना होता है, कुछ बदलता है। दूर, बहुत दूर एक अजीब सी नारंगी रोशनी चमकती है। ये एक नई सुबह का संकेत है या फिर किसी नए खतरे की आहट? सनी का दिमाग जाहिर है एकदम तेजी से दौड़ने लगता है। क्या वहां कोई और भी जिंदा है, या ये बस कुदरत का कोई खेल है, या फिर ये एक जाल है, किसी खतरनाक मॉन्स्टर का बिछाया हुआ एक जाल? और जैसे ही सुबह की पहली किरण जमीन पर पड़ती है, रहस्य से पर्दा उठ जाता है। वो रोशनी एक बहुत बड़े कोरल पिलर मतलब मूंगे के स्तंभ से आ रही थी। और अब सनी एक ऐसे चौराहे पर खड़ा है जहां से 2 रास्ते जाते हैं, एक शायद जिंदगी की ओर और दूसरा पक्की मौत की ओर, और उसे चुनना तो पड़ेगा ही। पहला ऑप्शन, जिसे सेफ कहा जा सकता है, वो असल में धीरे धीरे रूह को मारने वाला रास्ता है। मतलब रात को मूर्ति पर छिपे रहो और दिन में उन खतरनाक पंजे वाले मॉन्स्टर्स का शिकार करो। खाना पानी तो मिल जाएगा, लेकिन ये जिंदगी नहीं है। ये तो बस सांसें लेना है। एक ऐसी जिंदगी जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके उसे अंदर से खत्म कर देगी।
उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि वो सचमुच ये सोचता है कि बिना उम्मीद के ऐसे घुट-घुट कर जीने से तो अच्छा है कि मैं अभी यहीं से कूदकर सब खत्म कर दूं। और ये लाइन हमें बताती है कि जिंदगी का मतलब सिर्फ सांसें लेना नहीं, बल्कि उम्मीद के साथ जीना है। तो चुनाव यही है। एक तरफ है सेफ जिंदगी, जो असल में निराशा में डूबकर मरने जैसा है, और दूसरी तरफ है उस रोशनी की तरफ जाना, सब कुछ दांव पर लगाकर। मतलब एक तरफ है नाउमीदी और दूसरी तरफ जीने का एक छोटा सा मौका, एक चांस। और ठीक जब वो इस मुश्किल फैसले से गुजर रहा होता है ना, मानो कुदरत खुद उसे एक इशारा देती है। अचानक आसमान में बादल घिराते हैं और जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। ताज़ा पानी, पानी की हर बूंद न सिर्फ उसकी हफ्तों की प्यास बुझाती है, बल्कि उसके टूटे हुए हौसले को, उसके इरादे को भी फौलाद जैसा मजबूत कर देती है। तो फैसला हो चुका है। सुबह होते ही सनी अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ खेलने के लिए तैयार है। वो मूर्ति से नीचे उतरना शुरू करता है और एक अनजान, खतरनाक भूल भुलैया जैसी दुनिया में कदम रखता है। ये एक नई शुरुआत है। लेकिन सनी कोई बेवकूफ नहीं है। वो अंधाधुंध आगे नहीं बढ़ रहा। उसके पास एक पूरा प्लान है। सबसे पहले वो अपनी परछाई का इस्तेमाल करके रास्ते की टोह लेता है। फिर अपनी सर्वाइवल क्लाइंबिंग स्किल्स का इस्तेमाल करता है। और सबसे जरूरी, वो सही मौके का इंतजार करता है, जब वो मॉन्स्टर्स कहीं और बिजी हों। और शुरू में तो सब कुछ परफेक्ट चल रहा था, मतलब एकदम प्लान के मुताबिक। सब कुछ बिल्कुल वैसा ही हो रहा था जैसा उसने सोचा था। वो आगे बढ़ता जा रहा है और उसके अंदर एक झूठा ही सही पर आत्मविश्वास भरता जा रहा है। देखिए, सनी के पास एडवांटेज भी हैं। उसकी शैडो स्काउट उसे आने वाले खतरे से आगाह कर रही है। कीचड़ में उसके कदम एकदम खामोश हैं और उसकी क्लाइंबिंग स्किल्स उसे सबसे अच्छे रास्ते चुनने में मदद कर रही हैं। उसे लगने लगा था कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, कहानियां इतनी सीधी साधी नहीं होती, और अक्सर जब लगने लगे कि सब कुछ ठीक है, तभी किस्मत अपना असली खेल दिखाती है। और अब सनी के इसी गुरूर की कीमत चुकाने का वक्त आ गया था। उसकी सबसे बड़ी गलती, वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। वो मन ही मन ये मान बैठा कि अब सब ठीक ही होगा। उसे लगा कि वो इनविंसिबल है, उसे कोई छू नहीं सकता। और बस इसी एक पल की लापरवाही ने सब कुछ पलट कर रख दिया। और ये गलती उसे बहुत बहुत महंगी पड़ी। जब खतरा ठीक सामने आया तो वो रिएक्ट करने में बस एक पल लेट हो गया। सिर्फ 1 सेकंड का 10वां हिस्सा, और पूरा का पूरा खेल पलट गया। और फिर अचानक जमीन फट जाती है। उसके पैरों के ठीक नीचे से एक बहुत बड़ा पंजा निकलता है, जो उसे 2 टुकड़ों में चीर देने के लिए तैयार है। और ठीक यहीं, इसी पल में, ये चैप्टर हमें एक ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ देता है जहां सांसें थम जाती हैं। तो हम घूम फिर कर वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, है ना? जब उम्मीद के लिए चुना गया रास्ता सीधे तबाही की तरफ ले जाए, तो क्या वो जोखिम उठाना सही था? क्या एक पल की उम्मीद के लिए मौत को गले लगाना नाउम्मीदी में घुट घुट कर मरने से बेहतर है? ये सवाल ये चैप्टर हमारे लिए छोड़ जाता है। सोचिए, एक ऐसी लड़ाई जहां बचने की कोई उम्मीद ही ना हो। आज हम ठीक वैसी ही एक जानलेवा मुठभेड़ को एनालाइज करने वाले हैं। देखेंगे कि वो कौन सी टैक्टिक्स थीं, कौन सी रणनीतियां थीं जिन्होंने नामुमकिन को मुमकिन बना दिया। तो चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है बस एक शब्द से। ये हमारे हीरो सनी का पहला रिएक्शन था उस खौफनाक पल में, जब उस पर अचानक बिना किसी वार्निंग के घात लगाकर हमला हुआ। समझिए, यहीं से सब कुछ शुरू होता है। तो पहला हिस्सा है कीचड़ में घात। ये वो पल है जब सिर्फ दूर से देखना या सिचुएशन को समझना काफी नहीं होता। खतरा अब बिल्कुल सामने आ चुका है। बस एक पल के लिए सोचिए, एक दांतेदार नुकीला पंजा किसी के चेहरे से बस कुछ ही इंच की दूरी पर जोर से बंद होता है। मतलब इतना पास कि उस पर लगी कीचड़ भी साफ साफ नजर आ रही है। खतरा अब कोई दूर की बात नहीं थी, वो बिल्कुल असली और बेहद करीब था। तो पहले हमले से बचने की कोशिश में सनी जमीन पर गिर जाता है। उसका बैलेंस पूरी तरह बिगड़ चुका है और वो एकदम वल्नरेबल, एकदम असुरक्षित हो गया है। हाँ, वो उस पहले वार से तो बच गया, लेकिन अब वो हमलावर की पहुंच से बाहर बिल्कुल नहीं था। और जैसे ही वो राक्षस दोबारा हमला करने के लिए नीचे झपटता है ना, सनी बचने के लिए अपनी पूरी जान लगाकर लुढ़क जाता है।
अगर वो 1 सेकंड की भी देरी करता तो समझिए उसका सीना कुचलना तय था। ये दिखाता है कि उसके अंदर बचने की इच्छा शक्ति कितनी जबरदस्त थी। चलिए अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, बचाव और जुगाड़। अब फोकस सिर्फ बचने पर नहीं है, अब दुश्मन को समझने, उसे असेस करने और काउंटर अटैक की रणनीति बनाने का वक्त है। और यहाँ जो फाइट का इम्बैलेंस है वो देखने लायक है। देखिए, एक तरफ है शेल स्कोर्ज, करीब 3 मीटर ऊंचा, बुरी तरह घायल लेकिन फिर भी जबरदस्त ताकतवर। और दूसरी तरफ है सनी। उसे कोई चोट नहीं आई है, पर उसकी एकमात्र ताकत है उसकी स्पीड और उसकी फुर्ती। और इसी डेस्परेट सिचुएशन के बीच सनी के दिमाग में एक बड़ा मजेदार ख्याल आता है। इससे पता चलता है कि वो प्रेशर में भी सीख रहा है। वो सोचता है कि लुढ़कना किसी भी सम्मानित राक्षस विरोधी तकनीक का एक अनिवार्य हिस्सा है। मतलब जो चीज अभी अभी उसकी जान बचा कर गई, वो उसे एक प्रॉपर कॉम्बैट टेक्निक मान रहा है। अब जाहिर है उसे एक हथियार की सख्त जरूरत थी, तो सबसे पहले वो आसपास नजर दौड़ाता है, कुछ भी काम की चीज मिल जाए। और तभी उसे कीचड़ में एक लंबी नुकीली हड्डी दिखती है। वो बिना रुके उसे उठा लेता है। ये कोई 1.5 मीटर लंबी है, एक भाले जैसी। लेकिन एक प्रॉब्लम है, इस बख्तरबंद राक्षस पर सुरक्षित दूरी से हमला करने के लिए ये बहुत छोटी है। तो अब हम पहुंच गए हैं आखिरी दांव पर। लड़ाई अब उस मोड़ पर है जहां सिर्फ भागते रहना या बचते रहना काफी नहीं होगा। अब कुछ बड़ा करने का टाइम आ गया है। और इसी मोड़ पर सनी के दिमाग में एक ऐसा आइडिया आता है जो या तो बहुत ज्यादा साहसी हो सकता है या फिर पूरी तरह से बेवकूफी भरा। क्या ये एक ब्रिलियंट प्लान था या सिर्फ एक पागलपन भरा जोखिम? तो अगले हमले से बचने की जगह, जैसा कि कोई भी नॉर्मल इंसान करेगा, सनी कुछ ऐसा करने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। वो जानबूझकर राक्षस को खुद को अपने पंजे में पकड़ने देता है। हाँ, सुनने में ये पागलपन लगता है ना? लेकिन इसके पीछे एक सोची समझी स्ट्रैटेजी है। उसका जो खास कवच है, पपेटियर्स मेंटल, वो भारी दबाव झेलने के लिए ही बना है और वही उसे उस कुचल लेने वाली पकड़ से बचा रहा है। और जैसे ही राक्षस उसे अपना खाना बनाने के लिए उसका सिर काटने के इरादे से अपने मुंह की तरफ उठाता है, सनी अपने एक और आखिरी मौके के लिए तैयार हो जाता है। बस यही वो पल है जिस पर अब सब कुछ टिका हुआ है। ठीक इसी पल वो अपनी अनोखी परछाई की सारी शक्ति उस हड्डी में चैनल करता है, अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करता है और सीधा आगे धकेल देता है। ये एक ऐसा हमला है जिसमें उसने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। और ये काम कर गया। वो काला भाला सीधा उस जीव की छोटी सी आंख में घुस जाता है। ये जीत पूरी तरह से प्रिसीजन और एक पागलपन भरे लेकिन साहसी दांवों का नतीजा थी, और आखिर में यही उसे सफलता दिलाता है। तो लड़ाई तो खत्म हुई। अब देखते हैं कि इस जानलेवा जीत का नतीजा क्या निकला और इसके इनाम क्या थे। तो इस खतरनाक लड़ाई से मिला क्या? सबसे पहले तो किल कंफर्म हुआ, अवेकन्ड बीस्ट शेल स्कॉर्च मारा गया। दूसरा, उसे एक मेमोरी मिली जिसका नाम है ब्लेड मेमोरी। और तीसरा, उसकी परछाई की शक्ति और भी ज्यादा बढ़ गई है, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। और ये हमें इस पूरी कहानी के सबसे बड़ी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। आखिर ये मेमोरी है क्या? कोई नया हथियार है या किसी की भूली हुई याद, या कुछ और ही है? और सबसे जरूरी सवाल, ये भविष्य में जिंदा रहने की चुनौतियों में कैसे मदद करेगी? क्योंकि ये जीत सिर्फ एक अंत नहीं है, ये एक नई और शायद और भी ज्यादा खतरनाक शुरुआत का इशारा है। नमस्कार, शैडो स्लेव के चैप्टर 34 ओनली स्टील रिमेंबर्स के इस ब्रेकडाउन में आपका स्वागत है। आज हम स्टील, परछाइयों और एक ऐसी दुनिया की कहानी में और भी गहराई से उतरने वाले हैं जहां हर कदम पर खतरा है। तो चलिए इस चैप्टर के सबसे जरूरी हिस्सों को एक एक करके डीकोड करते हैं। तो आज हम बात करेंगे सनी के बारे में। पहले देखेंगे उसकी नई पावर, फ्रैगमेंट्स ऑफ अ शैडो। फिर समझेंगे कि इस पावर की कीमत क्या है, द प्राइस ऑफ स्ट्रेंथ। उसके बाद हम नजर डालेंगे उसके पहले खास हथियार पर, द ब्लेड रिमेंबर्स। और फिर उसका खतरनाक सफर, पेरिलस जर्नी। और आखिर में एक ऐसी मुलाकात जो किसी ने सोची भी नहीं थी, एक अनएक्सपेक्टेड एनकाउंटर। तो कहानी शुरू होती है ठीक शेल कार्वर को हराने के बाद। सनी को अपने अंदर कुछ अलग सा महसूस होता है, एक नई सी हलचल।
और ये जानने के लिए कि ये आखिर है क्या, वो फौरन अपने स्टैट्स चेक करता है और जो उसे दिखता है वो उसे हैरान कर देता है। उसके शैडो फ्रेगमेंट्स अब 12 नहीं बल्कि 14 हो गए हैं। सीधा 2 का जंप। अब आप सोच रहे होंगे सिर्फ 2 ही तो हैं, लेकिन ये छोटा सा नंबर, ये उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। पर कैसे? तो सवाल उठता है कि ये शैडो फ्रैगमेंट्स हैं क्या चीज। देखिए, ये सनी की पावर का कह सकते हैं सोर्स कोड है। जब भी वो किसी दुश्मन को मारता है तो वो सीधा उसकी परछाई से इस पावर को सोख लेता है, और यही फ्रैगमेंट्स हैं जो सनी को और उसकी अपनी शैडो को मतलब नेक्स्ट लेवल पर ले जाते हैं। अब सनी थोड़ा दिमाग लगाता है और इस पूरी पहेली को सुलझा लेता है। उसे समझ आता है कि इसके नियम बहुत सख्त हैं। पहला, दुश्मन को खुद मारना होगा। दूसरा, फ्रैगमेंट उसकी परछाई से ही मिलेगा। और तीसरा, अगर दुश्मन का कोर डॉर्मेंट है तो मिलेगा 1 फ्रैगमेंट, और अगर अवेकन्ड है तो पूरे 2। रास्ता बेरहम है पर एकदम सीधा। और यहीं पर सनी की कहानी बाकी अवेकन्ड लोगों से एकदम अलग हो जाती है। देखिए, बाकी लोग सोल फ्रैगमेंट्स को खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं, एक तरह का मार्केट है। लेकिन सनी के लिए ना, ऐसा कुछ नहीं। उसकी पावर पर्सनल है। वो इसे सिर्फ लड़कर और मारकर ही हासिल कर सकता है। इंस्टेंट, ऑटोमैटिक और बिल्कुल नॉन ट्रेडेबल। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, इतनी बड़ी पावर मुफ्त में तो नहीं मिलती। हर चीज की एक कीमत होती है, और सनी को बहुत जल्द एहसास होने वाला है कि उसकी इस ताकत की कीमत उसकी पूरी जिंदगी को बदलने वाली है। उसे एक कड़वी सच्चाई समझ आती है। वो सोचता है, तो मतलब मेरे लिए कभी कोई शांति भरी जिंदगी नहीं होगी। एक ऐसा रास्ता जो दूसरे अवेकन शायद चुन सकते हैं, वो उसके लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। उसकी किस्मत अब लड़ाई से जुड़ गई है। तो ये एक तरह की दोधारी तलवार है ना? एक तरफ उसे मजबूत होने के लिए लगातार लड़ना और मारना होगा, बहुत ही हिंसक रास्ता है। लेकिन दूसरी तरफ उसे अपनी पावर बढ़ाने के लिए सोल फ्रैगमेंट्स पर पैसा खर्च नहीं करना पड़ता। वो सब वो अपनी मर्जी से इस्तेमाल कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, जब वो अपने कोर को मजबूत करता है तो उसकी शैडो भी साथ में मजबूत होती है। डबल फायदा। ये कॉम्बिनेशन उसे बहुत खतरनाक बना देता है। चलिए, अब बात करते हैं उसके इनाम की। इस खतरनाक लड़ाई से बचने का रिवॉर्ड, उसका पहला असली हथियार, एक ऐसी चीज जो इस बेरहम दुनिया में शायद उसकी सबसे अच्छी दोस्त बनने वाली है। तो उससे मिलती है एक अवेकन्ड मेमोरी, एक तलवार। नाम है लैमिना ओसिया या बोन ब्लेड। इसका रैंक है अवेकन्ड, और इसका डिस्क्रिप्शन बड़ा ही दिलचस्प है। लिखा है, इस भुला दिए गए तट पर सिर्फ स्टील को याद है। मतलब क्या है इसका? ये तलवार अपने साथ कौन से राज लेकर आई है? और जरा इस तलवार की खूबसूरती तो देखिए। नीले स्टील का ब्लेड जिस पर सफेद चिंगारियां हैं। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब सनी की शैडो इसे ढक लेती है। यह ऐसा लगता है मानो किसी ने तलवार पर रात का तारों भरा आसमान पेंट कर दिया हो, एक ही साथ खूबसूरत भी और जानलेवा भी। तो अब सनी के पास एक नया हथियार है, और वो पहले से थोड़ा ज्यादा ताकतवर भी है। लेकिन आराम करने का वक्त नहीं है। उसे ऊंची जमीन की तरफ भागना है, और ये एक ऐसी दौड़ है जिस पर उसकी जिंदगी टिकी है। पर यहां उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई मॉन्स्टर नहीं है, बल्कि खुद समय है। वो अपनी यात्रा शुरू तो करता है, लेकिन घंटे बीतते जाते हैं और उसकी रफ्तार कछुए की चाल जैसी हो जाती है। और दूसरी तरफ समंदर का ज्वार उसे कुचलने के लिए लगातार ऊपर चढ़ रहा है, और मुश्किलें खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। एक को लड़ाई में उसका बायां पैर घायल हो गया है। ऊपर से रास्ते किसी भूल भुलैया की तरह हैं। समझ ही नहीं आ रहा कहाँ जाना है, और हर पल ये डर कि कहीं से कोई हमला ना हो जाए। ये सब मिलकर उसे निराशा की खाई में धकेल रहे हैं। और ठीक उसी वक्त जब ऐसा लगता है कि अब सब खत्म, अब कोई उम्मीद नहीं बची है, सनी की परछाई कुछ ऐसा दिखती है जो सब कुछ बदल सकता है। पूरी कहानी का रुख ही पलट सकता है। वो अपनी आखिरी सांसों तक लड़ रहा है, और उसे सच में लगने लगता है कि बस अब मौत सामने खड़ी है। क्या सच में ये उसकी कहानी का अंत है? लेकिन तभी एक ऐसा नजारा दिखता है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। आगे एक खाली जगह पर उसकी परछाई कीचड़ में किसी को चलते हुए देखती है। कोई और इंसान इस वीरान बंजर जगह पर। ये कैसे मुमकिन है?
और फिर वो चौंकाने वाला खुलासा होता है। वो कोई और नहीं बल्कि नेफिस है, द चेंजिंग स्टार, और वो अकेली भी नहीं है। तो सनी का अकेलापन तो शायद खत्म हो गया है, लेकिन सवाल ये है कि ये नई मुलाकात अपने साथ कौन सी नई मुसीबतें और खतरे लेकर आएगी। तो चलिए सीधे चलते हैं इस रोमांचक दुनिया में। आज हम बात कर रहे हैं शैडो स्लेव, एक अनपेक्षित गठबंधन की। सोचिए, एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर पल जिंदा रहने की जंग है और किसी का सबसे बड़ा सहारा वो बनता है जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की गई थी। हमारा हीरो एक बहुत ही भयानक दुनिया में फंसा हुआ है। धूसर आसमान, हर तरफ काली कीचड़ और खून जैसे लाल जंगल। और तभी इस निराशा के बीच उसे 2 लड़कियां दिखाई देती हैं। उसके मुंह से बस यही निकलता है, वाह क्या खूबसूरत नजारा है। बस इसी एक लाइन से हम सीधे उसके दिमाग में पहुंच जाते हैं और यहीं से हमारी कहानी शुरू होती है। अब जरा खुद को उसकी जगह रखकर सोचिए, कोई घायल है, अकेला है और एक जानलेवा ज्वार सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, 2 अजनबियों से मदद मांगना। पर उन्हें कैसे मनाया जाए? यही सवाल इस पूरी कहानी की नींव रखता है। तो कहानी का पहला हिस्सा शुरू होता है अधर में एक मुलाकात। ये जगह किसी सपने जैसी है, लेकिन है बेहद खतरनाक। धूसर आसमान, काली कीचड़ और लाल जंगल के इस अजीब माहौल में हमारा हीरो सनी उन 2 लड़कियों से मिलता है जो उसकी किस्मत बदल सकती हैं। यहाँ 2 बिल्कुल अलग किरदार हैं। एक है केस, जो देख नहीं सकती और नाजुक है, एक सुनहरी रस्सी के सहारे चलती है, और दूसरी है नफीस, लंबी, सतर्क और हमेशा चौकन्नी। सनी दूर से ही इन दोनों के बीच के इस गहरे अंतर को महसूस कर लेता है, और यही चीज इस मुलाकात को और दिलचस्प बना देती है। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सनी को ज्वार से बचने के लिए इन लड़कियों की मदद चाहिए, पर लोगों से बात करना तो उसे आता ही नहीं है। असल में मामला एकदम उल्टा है। लोग उससे दूर ही रहते हैं, और उसने खुद एकेडमी में अपनी ऐसी इमेज बना रखी है कि हर कोई उससे नफरत करता है। तो अब वो क्या करेगा? और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। सनी संपर्क करने के लिए एक अजीब सा प्लान बनाता है। इसे हम कह सकते हैं परछाई का दृष्टिकोण। सनी का प्लान सच में अजीब है। सीधे जाकर बात करने के बजाय वो अपनी परछाई को आगे भेजता है। उसका सोचना ये है कि अगर वो अचानक सामने आया तो लड़कियां डरकर उस पर हमला कर सकती हैं। तो सबसे सेफ तरीका क्या है? अपनी डरावनी सी परछाई को पहले भेजना। उसकी सोशल एंग्जाइटी उसे इस बेतुके आइडिया तक ले आती है। और जैसे ही सनी की परछाई बाहर निकलती है, निफिस का रिएक्शन देखने लायक होता है। वो फौरन अपनी तलवार निकाल लेती है और एकदम डिफेंसिव मोड में आ जाती है। लेकिन हमला करने के बजाय वो शांति से परछाई को देखती है और कहती है, ये एक परछाई है। और फिर सिचुएशन और भी अजीब हो जाती है। सनी के कहने पर उसकी परछाई उन 2 लड़कियों की ओर हाथ हिलाती है। जरा सोचिए, एक डरावनी दिखने वाली परछाई आपको देखकर हाथ हिला रही है। ये उनकी कंफ्यूजन को और बढ़ा देता है। तो अब कहानी आगे बढ़ती है और एक टेंशन से भरी बातचीत का दौर शुरू होता है। सनी अभी भी छिपा हुआ है, पर उसे एहसास हो जाता है कि अब उसे बोलना ही पड़ेगा। नेफिस का सीधा और तीखा सवाल सनी की सारी प्लानिंग की हवा निकाल देता है। वो पूछती है, अगर तुम इंसान हो तो एक अजीब आदमी की तरह परछाई में क्यों छिपे हो? बस सनी की घबराहट और बढ़ जाती है। सनी घबराहट में ही सही, पर बहुत होशियारी से जवाब देता है। वो निफेस के फेमस टाइटल चेंजिंग स्टार का इस्तेमाल करके अपनी सावधानी को सही ठहराता है। ऐसा करके वो ये भी साबित कर देता है कि वो उन्हें जानता है और कोई मॉन्स्टर नहीं है जो इंसान होने का नाटक कर रहा है। और ठीक तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। केस, जो देख नहीं सकती, वो सनी की आवाज पहचान लेती है। उसे याद आता है कि अरे, ये तो वही लड़का है जो कैफेटेरिया में उसकी मेज पर बैठा था। ये पहली बार था जब सनी की पहचान एक गैर खतरनाक इंसान के तौर पर हुई। पर जैसे ही लगता है कि चलो सब ठीक हो रहा है, तभी सनी की अपनी ही बनाई हुई खराब इमेज उसके आड़े आ जाती है। ये कहानी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोमेंट है। और तभी बूम, नफीस को याद आता है कि सनी कौन है, पर उसे उसका नाम याद नहीं आता, बल्कि उसका बदनाम निकनेम याद आता है, वो ठरकी। बस इस एक शब्द ने सनी की सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। सनी अब एकदम डेस्परेट हो जाता है।
वो उस भयानक अफवाह से खुद को बचाने की कोशिश करता है जिसे उसने मजाक मजाक में खुद ही शुरू किया था। वो चिल्लाता है, अरे नहीं, वो सब एक गलतफहमी थी। पर अब क्या कोई उसकी बात पर यकीन करेगा? तो अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से में, जहां सनी को अपनी भयानक रेपुटेशन के बावजूद अपनी कीमत साबित करनी होगी। अब बातों का नहीं, एक्शन का टाइम है। आखिरकार सनी परछाई से बाहर आता है। वो लंगड़ा रहा है, घायल है और उसके कपड़े फटे हुए हैं। मतलब वो कहीं से भी खतरनाक तो बिल्कुल नहीं लग रहा। उसकी हालत ही उसकी सारी कहानी बता रही है। और यहाँ आता है कहानी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। सनी दावा करता है कि वो सिर्फ एक मॉन्स्टर से बचकर नहीं भागा, बल्कि उसने उसे मार डाला, और वो भी एक कैरापेस स्कैवेंजर को, जिसे उस जैसे एक लो रैंक वाले स्लीपर के लिए मारना लगभग नामुमकिन माना जाता है। सनी के बारे में नेफेस का नजरिया अब बदल रहा है। पहले वो उसे कमजोर, ठरकी समझती थी, लेकिन ये जानने के बाद कि उसने एक स्कैवेंजर को मार डाला, उसकी राय बदल जाती है। अब उसकी काबिलियत उसकी बुरी इमेज पर भारी पड़ने लगी है। नेफिस की ये लाइन छोटी है पर बहुत कुछ कह जाती है। वो कहती है, एक हत्या है, तुमने अच्छा काम किया। ये पहला हिंट है कि शायद एक टीम बन सकती है। और अब आता है वो आखिरी टेंशन से भरा पल। सनी उनसे पूछता है कि क्या वो उनके साथ जा सकता है। उसकी जिंदगी अब उनके फैसले पर टिकी है। क्या वो एक ठरकी पर भरोसा करेंगी, भले ही वो काबिल क्यों न हो? नेफेस का जवाब बिल्कुल उसी की तरह है। वो थोड़ा रुककर 2 हिस्सों में कहती है, कोई समस्या नहीं। एक हिचकिचाहट है, लेकिन यह एक हाँ है। तो लीजिए, एक गठबंधन तो बन गया है। पर सवाल ये है कि इसकी कीमत क्या होगी? ये जो नई तनाव से भरी पार्टनरशिप शुरू हुई है, ये आगे जाकर क्या मोड़ लेगी? खैर, ये एक ऐसा सवाल है जो हमें आगे की कहानी के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। सोचिए, क्या कोई अपनी जान का भरोसा किसी ऐसे के हाथ में दे सकता है जिसे वो ठीक से जानता तक ना हो, खासकर एक ऐसी दुनिया में जहां हर परछाई में मौत छिपी हो? तो कहानी कुछ ऐसी है कि 3 अजनबी एक साथ फंस गए हैं और अब उन्हें सिर्फ बाहर के खतरनाक राक्षसों से नहीं बचना, बल्कि अपने अंदर के शक और एक दूसरे पर जो भरोसा नहीं है, उससे भी लड़ना है। और ये सोच है हमारे मेन कैरेक्टर सनी की। देखिए, यही इस कहानी की, आप कह सकते हैं, असली जड़ है। एक सीधा सा सवाल, जब जिंदा रहना ही सब कुछ हो, तो क्या किसी पर दया करना एक बहुत बड़ी जानलेवा कमजोरी बन जाता है? तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, दया का बोझ। कहानी शुरू होते ही ना हमें ग्रुप के अंदर का टेंशन साफ महसूस होने लगता है, और ये सब हम देख रहे हैं सनी की नजरों से। ग्रुप बहुत ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और वजह है केसी, एक अंधी लड़की जो इस ऊबड़ खाबड़ खतरनाक जमीन पर बस एक छड़ी के सहारे चल रही है। अब सनी के लिए ये कोई रहम या दया वाली बात नहीं है। उसके लिए तो ये एक सीधी साधी कमजोरी है, एक ऐसी कमजोरी जो उन सब की जान ले सकती है। तो सनी का दिमाग ना एकदम जंग का मैदान बना हुआ है। एक तरफ तो इस दुनिया की बेरहम सच्चाई है कि कैसी एक बोझ है, एक डेड वेट, और दूसरी तरफ उनकी लीडर नफीस का फैसला। सवाल यह है कि क्या नफीस बेवकूफ़ी कर रही है या फिर वो कुछ ऐसा देख पा रही है जो सनी को नजर नहीं आ रहा। चलिए अब दूसरे हिस्से पर आते हैं, कुशल चढ़ाई। अब सनी का जो शक है ना, वो बहुत जल्द एक इम्तिहान से गुजरने वाला है। देखिए, ग्रुप के सामने अब एक बहुत बड़ी चट्टान आ खड़ी हुई है, और ये कोई मामूली रुकावट नहीं है। ये सिर्फ उनकी ताकत का नहीं, बल्कि उनके एक दूसरे पर भरोसे का भी टेस्ट लेने वाली है। अच्छा, इससे पहले कि हम देखें कि वो चढ़ाई कैसे करते हैं, इस दुनिया का एक बहुत जरूरी नियम समझ लेना चाहिए, मेमोरी। ये सिर्फ कोई जादुई आइटम्स नहीं है, नहीं, ये असल में वो शक्तियां हैं जो कह लीजिए कि कुदरत के नियमों को भी मोड़ सकती हैं और किसी भी लड़ाई का पासा पलट सकती है। और बस यहीं पर नेफिस अपनी असली ताकत दिखाती है। पता चलता है कि वो सिर्फ एक रहमदिल लीडर नहीं है, अरे उसके पास तो एक ऐसी मेमोरी है, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में सनी ने सोचा तक नहीं होगा। और जो चढ़ाई होती है वो तो जैसे कोई प्लान किया हुआ ऑपरेशन हो, बिल्कुल परफेक्ट। नेफिस तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ चढ़ रही है, लेकिन सनी, उसका दिल डर से कांप रहा है। उसे हर पल, हर कदम पर लग रहा है कि कहीं उसे धोखा ना मिल जाए, पर फिर भी वो उसके पीछे पीछे चढ़ता है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, आग के पास हुए खुलासे। अब चट्टान तो पार हो गई, सब एक महफूज जगह पर रुककर आग जलाते हैं, लेकिन
इस दुनिया में ना आराम करने की एक छोटी सी कोशिश भी एक बहुत बड़ी जानलेवा गलती बन सकती है। तो वो अपने कैंप में बैठे ही होते हैं कि सनी को अचानक कुछ याद आता है। उसे याद आता है कि कुछ रातें पहले उसने दूर से एक आग देखी थी और वो आग ठीक इसी जगह पर जल रही थी। और उसे ये भी याद है कि उस आग के बाद हुआ क्या था। मतलब एक बहुत बड़ा राज अब खुलने ही वाला है। कैसी कि ये बात सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सोचिए, आग जलाना तो सर्वाइवल का, जिंदा रहने का पहला नियम माना जाता है। तो फिर ये एक बहुत बुरी गलती आखिर कैसे हो सकती थी? और यही सवाल सनी के दिमाग में भी घूम रहा था। आखिर आग में ऐसा क्या खतरा हो सकता है? और इसका जवाब बड़ा ही खौफनाक है। पता चलता है कि इस दुनिया में रोशनी आराम नहीं देती, बल्कि वो राक्षसों के लिए दावत का न्योता होती है। उनकी बस एक छोटी सी गलती ने उन्हें शिकारियों की पूरी फौज के सामने लाकर खड़ा कर दिया था। अब आता है चौथा हिस्सा, रहस्य और मेमोरीज। उस खतरनाक रात की कहानी सुनने के बाद ना माहौल थोड़ा बदल जाता है। अब खाने पीने की चीजों का एक छोटा सा लेनदेन होगा, एक ऐसा लेनदेन जो सनी की सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। तो एक बहुत ही सीधा सा सौदा सामने रखा जाता है। सनी अपना ताज़ा मांस ऑफर करता है और बदले में उनसे पानी मांगता है। और इसके जवाब में कैसी अपनी मेमोरी सबके सामने रखती है। ये है नीले कांच की एक बहुत ही खूबसूरत बॉटल, और इसकी खासियत, इससे लगभग कभी ना खत्म होने वाला एकदम साफ पानी मिलता है। तो अब जाकर पूरी तस्वीर साफ होती है। देखिए, नेफिस के पास चढ़ने के लिए जादुई रस्सी है, सनी के पास एक अजीब सी घंटी है, लेकिन कैसी के पास है पानी का एक ऐसा जरिया जो कभी खत्म नहीं होता। अगर लंबी दौड़ की बात करें तो शायद कैसी की मेमोरी ही सबसे ज्यादा कीमती है। और बस इसी एक पल में सनी का पूरा नजरिया, उसकी पूरी सोच एक झटके में बदल जाती है। और इसी लेनदेन के बीच एक और बहुत ही तनाव भरा पल आता है। जब सनी मांस निकाल रहा होता है तो नेफिस उसकी छुपाई हुई एक चीज, एक सोल फ्रैगमेंट देख लेती है, लेकिन वो कुछ पूछती नहीं। वो इस बारे में बात करना सही नहीं समझती। और अब हम पहुंचते हैं आखिरी हिस्से पर, अंधेरे में एक गठबंधन। जैसे जैसे रात गहरी होती है ना, वैसे वैसे शक की दीवारें भी गिरने लगती हैं। अब वो सिर्फ एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं है, नहीं, अब वो एक दूसरे के साथ मिलकर एक गठबंधन बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब सनी की बारी है अपनी कीमत साबित करने की। वो एक बहुत जरूरी जानकारी सबके साथ शेयर करता है। वो बताता है कि दिन में राक्षस कम क्यों दिखते हैं। वजह यह है कि वो सब पास में ही एक बहुत बड़े समुद्री जीव की लाश को खाने में लगे हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, उनके पास सिर्फ 2 दिन हैं, ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, क्योंकि 2 दिन में वो लाश खत्म हो जाएगी और फिर सैकड़ों भूपे राक्षस वापस इसी भूल भुलैया में लौट आएंगे। ये एक टिक टिक करती घड़ी की तरह है जो उन्हें साथ मिलकर काम करने पर मजबूर कर रही है। और फिर रात के उस अंधेरे में वो आखिरकार एक दूसरे को अपने अपने नाम बताते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा, एक निर्णायक पल है। जैसे ही वो अपने नाम शेयर करते हैं, वो सिर्फ साथ में भटक रहे अजनबी नहीं रह जाते हैं, वो एक टीम बन जाते हैं। तो उन्होंने भरोसा और एक दूसरे का साथ देने की तरफ पहला कदम तो बढ़ा लिया है। लेकिन हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, एक ऐसी दुनिया में जो रहम दिखाने पर सजा देती है, क्या उनका ये नया नया बना गठबंधन टिक पाएगा, या वो भी इस अंधेरे का शिकार हो जाएंगे? शैडो स्लेव की दुनिया में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसे अध्याय की गहराई में उतरने वाले हैं जहां भरोसा एक खेल बन जाता है और हर शब्द सोने से भी कीमती। तो आइए देखते हैं कि जब 3 जिंदगियां अंधेरे में दांव पर लगे हों तो सच और झूठ की ये बाजी कैसे खेली जाती है। जरा सोचिए, 3 लोग हैं एक दूसरे से बिल्कुल अनजान और फंस गए हैं एक ऐसी जगह जहां घने अंधेरे के सिवा कुछ भी नहीं है। यहां से जिंदा निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, साथ मिलकर काम करना। पर यह कहानी भरोसे की नहीं, बल्कि उस भरोसे के दिखावे की है जो जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो सवाल यह है कि जब हर कोई अपने राज छिपा रहा हो तो असली भरोसा पनप कैसे सकता है? इस विश्लेषण में हम यही देखेंगे कि कैसे एक छोटे से प्रस्ताव से ये खतरनाक खेल शुरू होता है। सनी अपनी चालें कैसे चलता है, कैसी एक झटके में खेल के नियम ही बदल देती है, और कैसे नेफिस बिल्कुल खामोशी से सब पर अपनी पकड़ बनाए रखती है।
और आखिर में समझेंगे कि इस लेन देन के बाद उनके रिश्ते की नींव कितनी मजबूत है या फिर कितनी खोखली। तो सब कुछ शुरू होता है सनी के एक सीधे साधे प्रस्ताव से। पहली नजर में तो ये एक बहुत ही समझदारी भरी सलाह लगती है, लेकिन क्या ये सिर्फ एक सलाह है या शतरंज की बिसात पर सोची समझी पहली चाल? सनी का ये प्रस्ताव एक दो-धारी तलवार जैसा है। एक तरफ ये टीम बनाने की एक ईमानदार कोशिश लगती है, भाई एक दूसरे की ताकत जाने बिना वो आगे बढ़ भी कैसे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जानकारी निकालने का सबसे सीधा तरीका भी है। पहल करके सनी बातचीत की दिशा तय करना चाहता है। तो इस खेल में सनी की भूमिका क्या है? वो सिर्फ एक ईमानदार खिलाड़ी नहीं है, नहीं, वो तो सच्चाई को एक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहा है। वो खुद तय कर रहा है कि कितनी जानकारी देनी है और कितनी छिपानी है। वो इस खेल का पहला और शायद सबसे चालाक खिलाड़ी है। और यही तो है उसकी पूरी रणनीति का सार। सबसे पहले बोलकर वो कहानी का नैरेटर बन जाता है। वो सच बोलेगा, हाँ, लेकिन सिर्फ उतना ही सच जो उसे फायदा पहुंचाए। मतलब कंट्रोल पूरी तरह से उसके हाथ में है, या कम से कम उससे तो ऐसा ही लगता है। सनी जो कुछ बताता है वो सब बहुत सोच समझ कर चुना गया है। उसकी शैडो स्काउटिंग की क्षमता टीम के लिए वाकई बहुत काम की है, तो ये भरोसे का एक अच्छा सबूत लगता है। लेकिन वो अपनी परछाई की असली ताकत और अपने असली दोष के बारे में एक शब्द भी नहीं कहता। उसने अपने सबसे बड़े पत्ते अभी भी छिपा कर रखे हैं। सनी का प्लान लगभग कामयाब हो ही गया था कि तभी नेफिस का एक सीधा और चुभता हुआ सवाल आता है। एक ऐसा सवाल जो सनी के बनाए कंट्रोल को एक पल के लिए हिला कर रख देता है। और यहीं से चीजें थोड़ी मजेदार हो जाती हैं। नेफिस और कैसी को तुरंत शक होता है कि सनी अपनी परछाई का इस्तेमाल लड़कियों की जासूसी के लिए करता रहा है। सनी की घबराहट भरी सफाई न सिर्फ एक मजेदार पल है, बल्कि ये भी दिखाती है कि उनका ये तथाकथित भरोसा असल में कितना नाजुक और कच्चा है। सनी के आधे अधूरे सच के बाद अब बारी आती है कैसी की, और उसका खुलासा कोई आम जानकारी नहीं है। नहीं, ये एक ऐसा सच है जो इस खेल की पूरी बिसात को ही पलट कर रख देता है। केसी की क्षमता है सत्यद्रष्टा, जो एक असली गेम चेंजर है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अब कोई भी खुलेआम झूठ नहीं बोल सकता। सनी की आधी सच्चाई वाली स्ट्रैटेजी तो शायद काम कर जाए, लेकिन पूरी तरह से धोखा देना अब नामुमकिन है। एक ही झटके में केसी ने खेल के सारे नियम बदल दिए हैं। कैसी सिर्फ अपनी ताकत ही नहीं बताती, वो अपनी सबसे बड़ी कमजोरी भी सबके सामने रख देती है कि वो अब लड़ नहीं सकती। ये एक बहुत बड़ी बात है। अपनी कमजोरी बताकर वो खुद को सबसे ज्यादा असुरक्षित बना लेती है, लेकिन यही उसकी तरफ से भरोसे की सबसे बड़ी पेशकश भी है। और फिर है नेफिस, इस ग्रुप की सबसे बड़ी पहेली। वो बहुत कम बोलती है, लेकिन उसकी खामोशी में उसके शब्दों से कहीं ज्यादा गहराई है। उसके हर लफ्ज के पीछे एक राज छिपा है, और वो अपने पत्ते किसी को नहीं दिखाना चाहती। जरा नेफिस की दी हुई जानकारी पर गौर कीजिए। वो अपनी एबिलिटी के बारे में बहुत सावधानी से चुने हुए शब्दों का इस्तेमाल करती है। ठीक करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। ये भाषा जानबूझकर घुमावदार रखी गई है, जो साफ इशारा करती है कि वो कुछ बहुत बड़ा छिपा रही है। और सनी, जो खुद एक मास्टर मैनिपुलेटर है, इस बारीकी को तुरंत पकड़ लेता है। वो समझ जाता है कि हीलिंग उसकी क्षमता का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। असली मकसद तो कुछ और ही है। निप्से ने भरोसा जीतने के लिए जानकारी तो दी, लेकिन अपनी असली ताकत को पर्दे के पीछे ही रखा। तो इस पूरी बातचीत के बाद वे कहाँ खड़े हैं? उन्होंने एक दूसरे को जानकारी दी है और साथ काम करने के लिए एक नाजुक सी सहमति भी बनाई है। लेकिन ये भरोसा आधे अधूरे सच और अनकहे राजों की नींव पर टिका हुआ है। यहाँ हम दो बिल्कुल अलग रणनीतियां देख सकते हैं। सनी पारदर्शिता का खेल खेलता है, लेकिन नियंत्रित तरीके से। सच बोलो पर पूरा नहीं। वहीं दूसरी ओर नेफिस पूरी तरह से एक पहेली बनी हुई है। वो सिर्फ उतना ही बताती है जितना जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और अपने सारे राज अपने सीने में ही रखती है। और यही सबसे जरूरी बात है। जो बातें उन्होंने बताई हैं, उनसे कहीं ज्यादा जरूरी वो बातें हैं जो उन्होंने छिपाई हैं। उनके असली डिफेक्ट्स क्या हैं? नेफिस की हीलिंग एबिलिटी का असली मकसद क्या है? सनी की ताकत की असली हद क्या है? उनका ये गठबंधन इसी अविश्वास और इन्हीं अनकहे सच पर बना हुआ है। और आखिर में नेफिस इस बातचीत को बस एक ही वाक्य से खत्म कर देती है। ये कोई प्रस्ताव नहीं है, ये एक आदेश है।
उसकी ठंडी और अधिकारपूर्ण आवाज साफ कर देती है कि चर्चा खत्म हो चुकी है और अब से इस ग्रुप की लीडर कौन है। और यहीं हम एक बहुत बड़े सवाल के साथ रह जाते हैं। जब हर खिलाड़ी अपने असली पत्ते छिपा रहा हो, तो क्या ये नाजुक गठबंधन किसी बड़े खतरे का सामना कर पाएगा, या फिर ये अविश्वास ही उन्हें एक दूसरे के खिलाफ कर देगा? इसका जवाब तो हमें आगे ही पता चलेगा। तो चलिए शैडो स्लेव के अध्याय 38 की दुनिया में चलते हैं। यहाँ अंधेरे में हुई एक शांत सी बातचीत एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने रखती है। जिंदा रहने की जंग में ज्यादा जरूरी क्या है, हमारी जरूरतें या फिर हमारी चाहतें? असल में ये पूरा का पूरा अध्याय इसी एक सवाल पर टिका है। हम देखेंगे कि कैसे दो सर्वाइवर्स के बीच की एक आम सी बातचीत एक बहुत ही गहरी फिलॉसफिकल बहस बन जाती है। तो कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। सनी, नेफिस और कैसी तीनों एक शांत पल में हैं, लेकिन सनी के दिमाग में उस रहस्यमयी नेफिस को लेकर सवालों का तूफान चल रहा है। सनी बातचीत शुरू करता है और वो भी एक बहुत ही सीधे सवाल से। देखिए, एक लेगेसी होने का मतलब है कि नेफिस के पास ढेर सारी पावरफुल विरासत में मिली मेमोरीज होनी चाहिए थी, है ना? मगर सनी को ये देखकर हैरानी होती है कि उसके पास तो बहुत कम है, और ये बात उसके पूरे स्टेटस पर ही सवाल उठा देती है। अब जो नेफिस जवाब देती है वो सच में चौंकाने वाला है। वो बताती है कि कैसे उसके कबीले के पतन के बाद परिवार के ज्यादातर विरासत में मिली यादें बेचनी पड़ी, और यहीं से हमें उसकी ताकत के पीछे का वो दुखद सच पता चलता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और यहीं से ये बातचीत अपने असली मुद्दे पर आती है, एक ऐसा सवाल जो सिर्फ जरूरत का नहीं बल्कि मोटिवेशन और सही गलत यानी नैतिकता का भी है। अब सनी वो सवाल पूछता है जो असल में उसके दिमाग में घूम रहा था कि नेफिस आखिर कैसी के लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाल रही है। मतलब एक नेत्रहीन लड़की के लिए जो देखने में बिल्कुल बेसहारा लगती है, कोई इतना बड़ा जोखिम क्यों लेगा? नेफिस का जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल कि वो सनी को हिलाकर रख देता है। वो बस इतना कहती है, क्योंकि मैं ऐसा करना चाहती हूं। अब ये जवाब सनी के लिए तो मतलब समझ से ही बाहर है। वो तो हर काम जरूरत के हिसाब से करता है, और बस यहीं उनके बीच का जो फंडामेंटल कॉन्फ्लिक्ट है वो खुलकर सामने आ जाता है। और ये जो फर्क है ना, ये सिर्फ उनके बैकग्राउंड का फर्क नहीं है, ये तो सोचने का, दुनिया को देखने का ही बुनियादी फर्क है। एक तरफ सनी है जो सिर्फ जरूरत के लिए जीता है क्योंकि उसे जीना पड़ता है, और दूसरी तरफ है नेफिस जो अपनी मर्जी से, अपनी चाहत के लिए जीती है क्योंकि वो ऐसा चुनती है। तो अब बहस को और आगे बढ़ाने की जगह नेफिस एक अलग ही रास्ता अपनाती है। वो एक पुरानी कहानी का जिक्र करती है, और ये कहानी पूरी बातचीत को एक बिल्कुल नई दिशा दे देती है। वो अचानक से सनी से पूछती है, क्या तुम ओडेसियस की कहानी जानते हो? ये सवाल इतना अनएक्सपेक्टेड है कि सनी भी सोच में पड़ जाता है, और यहीं से नेफिस अपने बात को समझाने के लिए एक कहानी का इस्तेमाल करती है। तो नेफिस ओडेसियस की कहानी सुनाना शुरू करती है। एक ऐसा हीरो जिसे खूबसूरत द्वीप पर सब कुछ मिलता है, आराम, खाना पीना, यहां तक कि अमरता का वरदान भी। मतलब उसकी हर जरूरत पूरी हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद वो खुश नहीं था, वो अधूरा महसूस करता था। और कहानी का अंत तो और भी हैरान करने वाला है। ओडेसियस एक टूटी फूटी नाव बनाता है और उस जन्नत जैसे द्वीप को छोड़ देता है। वो सब कुछ पीछे छोड़ देता है। ये सुनने में एकदम पागलपन लगता है ना? एक परफेक्ट जिंदगी को छोड़कर कोई संघर्ष और मौत को क्यों चुनेगा? और कहानी खत्म करके नेफिस सनी से यही सवाल पूछती है, और ये सवाल सिर्फ सनी के लिए नहीं, हम सब के लिए है। आखिर उसने वो द्वीप छोड़ा क्यों? क्या चीज थी जो उसे चला रही थी, जरूरत या कुछ और? और फिर जब वो सोने ही वाले होते हैं, नेफिस बहुत धीरे से एक और बात कहती है। वो कहती है कि ओडेसियस देवताओं की मर्जी के खिलाफ जानने वाला पहला इंसान था, और ये एक लाइन पूरी कहानी का मतलब ही बदल देती है। अब ये कहानी घर की याद की नहीं रहती, बल्कि ये बगावत और अपनी चाहत को पूरा करने की कहानी बन जाती है। तो अगली सुबह होती है और रात की वो गहरी फिलोसॉफिकल बातें पीछे छूट जाती हैं। अब फोकस वापस सर्वाइवल पर आ जाता है, प्रैक्टिकल लॉजिकल प्लानिंग पर। और लॉजिक के हिसाब से प्लान बिल्कुल सीधा है। उन्हें पता है कि पश्चिम में खतरनाक मॉन्स्टर्स का झुंड है, तो सबसे सेफ रास्ता क्या है? जाहिर है, पूरब की तरफ जाना। सब कुछ सेट था, प्लान बन चुका था, लेकिन तभी कैसी नींद से जागती है और उनका पूरा लॉजिकल प्लान एक झटके में बिखर जाता है। वो एक भविष्यवाणी वाले सपने से जागी है, और जो वो बताती है वो सबको चौंका देता है।
वो कहती है कि उसने लोगों से भरा एक महल देखा है और उसकी उंगली सीधा पश्चिम की तरफ इशारा करती है। सोचिए, ठीक उसी दिशा में जहां वो खतरा है जिससे वो बचने की कोशिश कर रहे थे। और अब उन्हें एक मुश्किल चुनाव करना है, लॉजिक पर भरोसा करें या फिर विश्वास पर। और ये अध्याय हमें यहीं इसी दुविधा में छोड़ जाता है। एक तरफ है लॉजिक जो सुरक्षा का रास्ता दिखा रहा है, और दूसरी तरफ एक सपना जो शायद मुक्ति का रास्ता हो। तो सवाल ये है कि कौन सा रास्ता चुना जाए, और ये जरूरत और चाहत के बीच का सबसे बड़ा इम्तिहान है। तो चलिए बात करते हैं शैडो स्लेव की चैप्टर 39 की। और मैं बता दूं, ये चैप्टर किरदारों के बारे में हमारी सोच को हमेशा के लिए बदलने वाला है। आज एक ऐसे राज से पर्दा उठेगा जो कहानी को एक बिल्कुल नया, एक अनएक्सपेक्टेड मोड़ देता है। चलिए इस रोमांचक सफर को शुरू करते हैं। चैप्टर की शुरुआत होती है केसी के इन शब्दों से। और देखिए, ये सिर्फ एक सपना नहीं है, ये उस अंधेरे में उनकी सबसे बड़ी उम्मीद है। एक ऐसी दुनिया में जहां हर पल मौत का साया है, यही सपना उनके अगले सफर का मकसद बन जाता है, उन्हें जीने की एक नई वजह देता है। जरा सोचिए, ग्रुप एक ऐसी खतरनाक जगह पर फंसा है जहां हर तरफ मायूसी है, और तभी केसी का ये सपना एक नई रोशनी दिखाता है, एक महफूज जगह का सपना, एक घर का सपना। यही वो हिम्मत है जो उन्हें उस खौफनाक जगह से आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। केसी ने जो सपना देखा ना, वो किसी जन्नत से कम नहीं था। ऊंची ऊंची दीवारें जो राक्षसों से बचाती थीं, सड़कों पर कोई खतरा नहीं, भरपूर खाना, और सबसे बड़ी बात, हंसते हुए नॉर्मल जिंदगी जीते हुए लोग। ये वो सब कुछ था जिसे वो कब का पीछे छोड़ आए थे और जिसकी उन्हें इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। लेकिन इस खूबसूरत सपने में एक अजीब सी परेशान करने वाली बात थी। सनी ने नोटिस किया कि केसी ने सपने में सिर्फ अपने और सनी के महल में जाने की बात की, नेफिस का जिक्र कहीं नहीं था। सनी ने ये बात किसी को बताई नहीं, लेकिन ये एक ऐसा सवाल था जो उसके दिमाग में कांटे की तरह चुभ रहा था। तो अब बात करते हैं नेफिस की, जो इस कहानी के सबसे मिस्टीरियस किरदारों में से एक है। अब तक हर कोई उसे एक ठंडी, बेखौफ और ना जीती जा सकने वाली लीडर के तौर पर ही देखता आया है। उसकी इमेज ही कुछ ऐसी थी। उसे हमेशा से मिस्टीरियस माना जाता था। वो ज्यादा बात नहीं करती थी, जिससे ऐसा लगता था जैसे वो बहुत कुछ जानती है, लेकिन जानबूझकर दूसरों से छिपाती है, एक दूरी बनाकर रखती है। उसकी खामोशी को लोग उसका अटूट कॉन्फिडेंस समझते थे। ऐसा लगता था कि उसे किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता और वो हमेशा सब कुछ अपने कंट्रोल में रखती है। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी जिसे पढ़ पाना नामुमकिन था। और इन सब बातों ने मिलकर उसे एक ऐसी राजकुमारी बना दिया था जिसे छूना या समझना लगभग नामुमकिन था। एक ऐसी लीडर जो पावरफुल तो थी पर साथ ही थोड़ी डरावनी भी। एक सितारा जो खूबसूरत था पर बहुत दूर। लेकिन अब जो होने वाला है वो सब कुछ बदल के रख देगा। सनी को नेफिस के बारे में एक ऐसा सच पता चलने वाला है जिसकी किसी ने सपने में भी कल्पना नहीं की थी। वो सितारा उतना भी दूर नहीं था जितना लगता था। तो ये है वो बड़ा खुलासा जो नफीस सबको एक ठंडी, खामोश और हावी होने वाली लीडर लगती थी, असल में वो बस बहुत शर्मीली और सोशली ऑकवर्ड थी। उसे लोगों से बात करना, अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करना आता ही नहीं था। ये जानकर सनी के तो होश ही उड़ गए। पर ऐसी गलतफहमी हुई क्यों? वजह थी उसका सोशली ऑकवर्ड होना, उसकी सपाट आवाज, उसके चुने हुए अजीब शब्द और इमोशंस जाहिर ना कर पाने की उसकी आदत। इन सब ने मिलकर एक ऐसी झूठी इमेज बना दी जो असलियत से कोसों दूर थी। लोगों ने उसकी इस अजीबियत को उसका घमंड समझ लिया। सनी के दिमाग में यही चल रहा था, अरे ये वैसा नहीं है जैसा एक मेन कैरेक्टर को होना चाहिए। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। वो जिसे एक आइडियल हीरोइन समझता था, वो असल में अपनी ही भावनाओं से जूझ रही थी। ये एक ऐसा पल था जिसने नेफिस को एक किरदार से ज्यादा एक इंसान बना दिया। और इस खुलासे ने नेफिस के किरदार को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया। सनी को एहसास हुआ कि सोशली ऑकवर्ड होने का मतलब ये नहीं है कि वो कमज़ोर है, बल्कि इसका मतलब तो ये है कि उसने अपनी इस कमी से लड़ते हुए वो सब कुछ हासिल किया है। ये उसकी ताकत को कम नहीं बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। इस बड़े खुलासे के बाद ग्रुप रुकता नहीं है। एक नई उम्मीद और एक दूसरे की नई समझ के साथ वो अपने लक्ष्य यानी केसी के सपने वाले महल की ओर बढ़ने का फैसला करते हैं।
उनकी यात्रा पश्चिम की ओर शुरू होती है, एक नए भविष्य की ओर। और उनकी नई स्ट्रैटेजी कमाल की है। नेफिस एक निडर लीडर की तरह सबसे आगे रास्ता बना रही है। सनी और केसी बीच में एक दूसरे को सहारा देते हुए सेफ हैं, और सनी का वफादार शैडो एक स्काउट के तरह आगे के हर खतरे पर नजर रखे हुए है। ये एक बेहतरीन टीम वर्क है जो उन्हें उनके लक्ष्य की ओर ले जा रहा है। लेकिन उनका रास्ता आसान बिल्कुल नहीं है। जल्द ही वो एक ऐसे भयानक जंगल में पहुंच जाते हैं जो काले कीचड़ से उगी मूंगे की लाल तेज धार वाली ब्लेडों से बना है। यहाँ एक ऐसी जगह है जहाँ हर कदम पर मौत का खतरा है और हर साया एक दुश्मन लगता है। और यहीं पर ये चैप्टर हमें एक बड़े सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या वो इस जानलेवा जंगल से निकलकर अपने सपनों के महल तक पहुंच पाएंगे, या ये जंगल ही उनकी आखिरी मंजिल बनेगा और वो रहस्यमयी महल हमेशा के लिए एक सपना ही रह जाएगा? इसका जवाब हमें अगले चैप्टर में ही मिलेगा। तो चलिए शैडो स्लेव की दुनिया में चलते हैं और रणनीति की एक कमाल की मिसाल को समझते हैं। आज हम जानेंगे कि एक ऐसे दुश्मन को कैसे हराया जाए जो सच कहूं तो नामुमकिन सा लगता है। जरा सोचिए, कोई चारों तरफ से घिरा हुआ है, भागने का कोई रास्ता नहीं। तो ऐसी नामुमकिन लड़ाई आखिर जीती कैसे जा सकती है? यही वो मुश्किल सवाल है जिसका सामना हमारे किरदार यहाँ कर रहे हैं। तो सीन कुछ ऐसा है, एक खतरनाक खून जैसी लाल भूल भुलैया, और उसमें फंसे हुए हैं 3 लोग, और उनका रास्ता रोका हुआ है स्कैवेंजर्स नाम के खूंखार राक्षसों ने। और ये राक्षस इनकी ताकत से कई ज्यादा हैं। हालात आप देख ही रहे हैं कितने गंभीर हैं। देखिए, उनका लक्ष्य है एक बहुत बड़ी मूर्ति तक पहुंचना, लेकिन दिक्कत ये है कि रास्ता स्कैवेंजर्स के झुंडों से भरा पड़ा है, और जैसा मैंने कहा, हर एक राक्षस इन हीरोज से ज्यादा ताकतवर है। तो उनकी रणनीति क्या है? बस एक ही, किसी तरह बचकर निकलना। लेकिन ये रणनीति बिल्कुल काम नहीं कर रही है। होता क्या है कि वो जिस भी एक झुंड से बचते हैं, एक नया झुंड ठीक सामने आ जाता है। तो मतलब वो एक तरह से बस गोल गोल घूम रहे हैं, अपना कीमती वक्त बर्बाद कर रहे हैं, और मंजिल से तो वो और दूर होते जा रहे हैं। तो अब वो एक ऐसे मोड़ पर आ गए हैं, एक ऐसी दुविधा में, जहां उन्हें एक बहुत ही मुश्किल फैसला लेना ही होगा। क्या करें? पीछे हट जाएं या फिर उस कहीं ज्यादा ताकतवर दुश्मन का सामना करें? और इसी उलझन के बीच कैसी एक बहुत ही, कह सकते हैं, वाजिब सुझाव देती है। वो कहती है, शायद हमें वापस चले जाना चाहिए। और देखा जाए तो ये एक सुरक्षित विकल्प भी लगता है ना? उन्हें फौरन तो बचा लेगा, लेकिन आखिर में ये एक हार ही होगी। और यहीं पर 2 बिल्कुल अलग सोच टकराती हैं। एक तरफ है केसी का लॉजिक कि चलो पीछे हटते हैं, अभी का खतरा तो टलेगा, और दूसरी तरफ है नेफिस की कड़वी सच्चाई। वो कहती है, कल ये और भी मुश्किल हो जाएगा। उसे पता है ये राक्षस कम नहीं होंगे, बल्कि और बढ़ते जाएंगे। और बस यहीं से कहानी का पूरा रुख बदल जाता है। अब ये जो मुसीबत है ना, ये एक ऐसी दीवार नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, ये अब एक पहेली बन जाती है जिसे सुलझाया जा सकता है। डर की जगह अब एनालिसिस ले रहा है। नेफीज एक बहुत ही जरूरी सवाल पूछती है सनी से, एक ऐसा सवाल जो सब कुछ बदल देता है। वो पूछती है, क्या तुमने उस स्कैवेंजर की लाश को ठीक से देखा था जिसे तुमने मारा था? और इसी सवाल में छुपा है एक नया आइडिया कि जीत की चाबी सिर्फ ताकत में नहीं, बल्कि जानकारी में है। और फिर नेफिस बताती है स्कैवेंजर की 3 कमजोरियों के बारे में। पहली, उसके जोड़। कवच कितना भी मजबूत हो, जोड़ों में हमेशा गैप होता है। यहाँ हमला करने से वो ठीक से चल नहीं पाएगा, हमला नहीं कर पाएगा। दूसरी कमजोरी, उसका कैरेपेस यानी खोल और धड़ जहाँ जुड़ते हैं, वहाँ एक सटीक वार उसे गंभीर चोट दे सकता है, लेकिन जानलेवा नहीं। और फिर आती है सबसे जरूरी तीसरी कमजोरी, उसकी पीठ पर एक छोटा सा फीके रंग का हिस्सा, एक गड्ढा जो सीधे उसके दिमाग तक जाता है। मतलब एक ही वार और खेल खत्म। पर एक मुश्किल तो है, सबसे घातक कमजोरी है उसकी पीठ पर, और आमने सामने की लड़ाई में उसकी पीठ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। तो जाहिर है इसके लिए एक खास प्लान की जरूरत पड़ेगी। और इसी जानकारी के आधार पर एक प्लान बनता है, एक बहुत ही साहसी और उतना ही खतरनाक प्लान। ये एक हाई रिस्क मूव है जिसे सिर्फ 2 लोग मिलकर अंजाम देने वाले हैं।
अब इस प्लान में 2 रोल हैं और दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। नेफिस बनेगी बेट यानी चारा। उसका काम है स्कैवेंजर को उलझाना, लड़ते लड़ते उसे अपनी पीठ घुमाने पर मजबूर करना और उस तीसरी कमजोरी को सामने लाना। और सनी, वो बनेगा एग्जीक्यूशनर यानी हमलावर। उसका काम छिपे रहना, सही मौके का इंतजार करना और जैसे ही मौका मिले जानलेवा वार कर देना। प्लान को अंजाम देने से ठीक पहले नेफिस सनी को बस एक सीधा और सख्त हुक्म देती है। वो कहती है, मरना मत। ये छोटा सा वाक्य माहौल में तनाव को एकदम चरम पर ले जाता है। तो अब वक्त आ गया है, प्लान एक्शन में है। अब देखते हैं कि कैसे रणनीति और टीम वर्क मिलकर एक निर्णायक हमला करते हैं। लड़ाई शुरू होती है। नेफिस हवा की तरह चलती है, हर हमले से बचती है, वार रोकती है और बड़ी चालाकी से उस विशाल जानवर को ठीक वैसी ही पोजीशन में ले आती है जैसा उन्होंने प्लान किया था। उसकी पीठ अब सनी की तरफ है। और वो पल आ गया, मौका बिल्कुल सामने है। अब नहीं तो कभी नहीं। आखिरी वार से ठीक पहले का ये एक लम्हा तनाव से भरा है। और तभी सनी परछाई से निकलकर सीधा राक्षस की पीठ पर छलांग लगा देता है। ये हमला बिजली की रफ्तार से होता है। इसमें जरा सी भी, एक पल की भी हिचकिचाहट की कोई जगह नहीं थी। उसका ब्लेड एकदम सही जगह पर लगता है, ठीक उसी गड्ढे में। एक तेज चटकने की आवाज गूंजती है। ये राक्षस के उस एकमात्र जानलेवा कमजोरी पर एक परफेक्ट स्ट्राइक थी। सोचिए, पूरी लड़ाई और उनका जिंदा बचना, सब कुछ सिर्फ एक बिल्कुल सही वार पे टिका था। बस एक परफेक्ट स्ट्राइक। वो विशाल जानवर कांपता है और फिर धड़ाम से जमीन पर गिर जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, राक्षस हार चुका था। और इस जीत का इनाम सिर्फ जिंदा रहना नहीं था। एक आवाज गूंजती है, "You have slain an awakened beast. Your shadow has been strengthened." इसका मतलब ये हुआ कि उनकी ये सफल रणनीति उन्हें असल में और ज्यादा शक्तिशाली बना गई। तो इस पूरी कहानी से सबसे बड़ा सबक क्या मिलता है? यही कि जब कोई नामुमकिन सी मुश्किल सामने हो तो अपना सवाल बदल दो। ये मत पूछो कि मैं और मजबूत कैसे बनूं, नहीं, ये पूछो कि ये चीज कमजोर कहाँ पर है। क्योंकि अकल और रणनीति हमेशा ब्रूट फोर्स यानी कि सिर्फ ताकत पर भारी पड़ सकती है। तो आखिर में एक सवाल सबके लिए, जब अगली बार किसी की जिंदगी में कोई राक्षस जैसी बड़ी चुनौती आए, तो वो कौन सी अनदेखी कमजोरी होगी जो जीत की चाबी साबित होगी?